यश वर्मा को खौफ में डालने वाले ये तीखे शब्द कहने के बाद निशा शर्मा वहां से बेहद शांति और बेपरवाही से निकल गई। हालांकि क्लासरूम में लौटने से पहले ही उसका सामना लावण्या सिंह से हो गया। लावण्या के चेहरे के भाव बहुत ही उलझे हुए थे। शक, डर, उदासी, इतनी सारी भावनाएं एक साथ मिलकर उसके बड़े और गोल चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। जाहिर है उसने यश की माँ वाले उस पूरे हंगामे के बारे में सुन लिया था और किसी ने उसे उस तमाशे का वीडियो भी दिखा दिया था। यही वजह थी कि उसकी भावनाएं इतनी ज्यादा उलझी हुई थी। आमतौर पर यश उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। उसका बर्ताव बिल्कुल किसी शांत और शरीफ इंसान जैसा हुआ करता था। उसने एक बार पहले भी अपने माता पिता का जिक्र किया था। उसकी बातों के हिसाब से उसके माता पिता बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे स्वभाव के लोग थे। वे दूसरों के साथ बहुत नरमी से पेश आते थे और लावण्या को तो वे कभी नापसंद कर ही नहीं सकते थे। लेकिन आज उस शराफत और अच्छाई का वह सारा भ्रम टूटकर बिखर चुका था। यश की माँ का वह खूंखार रूप किसी गुंडे या सड़क छाप मौली से भी ज्यादा खौफनाक था। हालांकि लावण्या सिंह खुद एक बाहुबली की बेटी थी और स्कूल में हर कोई उससे दूर ही रहता था, लेकिन असल में वह इतनी खूंखार नहीं थी जितना लोग उसके बारे में सोचते थे। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसका वजन काफी ज्यादा था। जब भी वह थोड़ा बहुत चलती फिरती तो उसे बहुत पसीना आने लगता था और अगर जरूर न हो तो वह अपनी जगह से हिलना भी पसंद नहीं करती थी। और फिर लावण्या ने वह पूरी कहानी सुनी। चीजों को और ज्यादा साफ तौर पर समझने के बाद उसका यश से पूरी तरह मोह भंग हो गया था। भला यश ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता था? उसने पैसे उधार लेने की बात से साफ इनकार कर दिया और फिर पीटे जाने का इतना बड़ा झूठ बोला। वह अंदर तक टूट चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई हो। हालांकि इस मुश्किल हालात और उदासी से जूझने के बाद भी वह निशा शर्मा के पास आई क्योंकि वह इस पूरे मामले का सच जानना चाहती थी। तुम आ गई? निशा ने लावण्या की इस हालत को जैसे नजरअंदाज ही कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, तो चलो चलते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसने अपना बैकपैक दिखाते हुए कहा जिसमें उसने सारी जड़ी बूटियां रखी हुई थी। क्या तुम इस सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगी? लावण्या ने माथे पर सिलवटें डालते हुए पूछा। प्रतिक्रिया? निशा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हैरान होने का नाटक किया। ओह, तुम्हारा मतलब यश वर्मा वाले उस पूरे हंगामे से है? लावण्या ने सिर हिलाया तो निशा ने आगे कहा, इसमें प्रतिक्रिया देने जैसा कुछ है ही नहीं। उसने अपने कंधे उचकाए मानो यह सब बहुत आम बात हो। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरा और यश का कोई चक्कर है, मैं तुरंत समझ गई थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं, निशा ने बुरी तरह से हैरान होते हुए जोर से कहा। मैं कोई अंधी नहीं, भला मैं उस जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हूँ? अंधी? लावण्या के ओठ फड़फड़ाए। निशा अंधी नहीं थी, असल में वह खुद अंधी थी जो उस पर फिदा थी। और वैसे भी वह एक साथ कई लड़कियों को घुमा रहा है। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो उस पर लाइन मारूंगी। एक साथ कई लड़कियों को? क्या मतलब? हाँ, निशा ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोली, मेरे हिसाब से कम 3 या 4 लड़कियां तो पक्का होंगी। क्या? लावण्या जोर से चीखी। 3 या 4 लड़कियां? हाँ, निशा ने अपना सिर हिलाया। उसने ऐसा नाटक किया मानो उसे लावण्या की उबलती हुई भावनाओं का कोई अंदाजा ही ना हो और अपनी बात जारी रखी। काव्या जैन के अलावा दूसरे स्कूलों की भी कुछ लड़कियां हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भला उसे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी? इन शब्दों ने लावण्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया। काव्या जैन के अलावा भी कुछ और लड़कियां थी, तो फिर इन सब के बीच वो खुद क्या थी? उसी पल यश के लिए उसके दिल में बची खुची सारी भावनाएं हवा होगी। लावण्या के चेहरे पर वो खतरनाक और खूंखार भाव देखकर निशा मन ही मन बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। अगर यही सब 1 साल बाद हुआ होता तो वह लावण्या को इतनी आसानी से यश को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं कर पाती। खैर, वह सब अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि अभी की लावण्या यश को पसंद जरूर करती थी, लेकिन वह अभी तक उस दीवानगी की हद तक नहीं पहुंची थी जहां वह उसके बिना जी न सके। अगर लावण्या के दिल से यश के लिए प्यार खत्म हो गया तो यश की जिंदगी सचमुच बहुत नर्क बन जाएगी। चलो छोड़ा,
इस बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले हम अपने जरूरी काम निपटाते हैं। चलो चले। निशा सबसे पहले आगे बढ़ी और स्कूल के गेट की तरफ चल दी। लेकिन किस्मत अलग अलग। जो छात्र अभी तक स्कूल से नहीं गए थे, उन्होंने जब लावण्या सिंह और निशा शर्मा को एक साथ चलते हुए देखा तो वे पूरी तरह से सन्न रह गए। उन दोनों का एक साथ चलना सचमुच एक बहुत ही अनोखा और जबरदस्त नजारा था। एक लंबी तो दूसरी छोटी, एक मोटी तो दूसरी पतली, एक बेहद खूबसूरत तो दूसरी बदसूरत। उनके बीच का यह भारी अंतर साफ छलक रहा था। सबसे पहले उनकी नजर निशा शर्मा पर पड़ी, जिसे देखकर आंखों को एक सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने लावण्या सिंह दिखाई दी, जिसने इस पूरे नजारे के मजे को पूरी तरह पलट कर रख दिया। लावण्या की तुलना में निशा कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि लावण्या दिखने में सचमुच काफी खौफनाक लगती थी। वाह, इसे कहते हैं लाल गुलाब और उसकी हरी पत्तियां। बाप रे, यह तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। लावण्या सिंह इसके साथ क्या कर रही है? उसके बगल में खड़ी वह खूबसूरत लड़की कौन है? वह तो शनाया शर्मा से भी ज्यादा हसीन लग रही है। आसपास के लोगों की उन चुभती हुई नजरों और फुसफुसाहटों ने लावण्या को अंदर ही अंदर बहुत जल्लाहट से भर दिया था। इस दुनिया में अगर उसे किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वह थी कोई खूबसूरत लड़की। जब ये दोनों एक साथ चल रही थी तो उनका ध्यान हर कोई खींच रहा था, लेकिन लावण्या की ओर उठने वाली नजरें बहुत ही असहज और दुश्मनी भरी थी। अगर उसे यह न लगा होता कि निशा उसका बढ़ा हुआ वजन कम करने में मदद कर सकती है, तो वह उसी वक्त उल्टे पैर वहां से लौट गई होती। जब वह गेट पर पहुंची तो लावण्या को लेने आई कार पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। ड्राइवर अपनी छोटी मालकिन के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर थोड़ा हैरान था। उसने आज तक अपनी मालकिन के आसपास निशा जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। निशा ने ड्राइवर की उन हैरान नजरों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। उसे नमस्ते करने के बाद वह मुस्कुराई और बोली, अंकल, मैं नहाने का एक बड़ा टब खरीदना भूल गई थी। क्या हम कमर्शियल स्ट्रीट चल सकते हैं? कमर्शियल स्ट्रीट खरीदारी के लिए एक बहुत ही मशहूर जगह थी। यह मुख्य बाजार के बिल्कुल करीब था और वहाँ नहाने के टब से लेकर हर चीज आसानी से मिल जाती थी। हम नहाने का टब किस लिए खरीद रहे हैं? लावण्या ने पूछा। नहाने के लिए, निशा ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें आज ही इसके नतीजे दिखने लगे। ड्राइवर ने उन दोनों को देखा। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बहुत जल्द कार कमर्शियल स्ट्रीट के बाहर जाकर रुक गई, क्योंकि उस गली के अंदर गाड़ियों का जाना मना था। कार से बाहर निकलने के बाद निशा लावण्या को एक खास दुकान की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते निशा अचानक रुकी और सामने की तरफ देखने लगी। लावण्या ने जब उसे रुकते हुए देखा तो वह भी उसी दिशा में देखने लगी, ताकि पता चल सके कि निशा का ध्यान किस चीज ने खींचा है। उसे 3 लड़कियां दिखाई दी, जिनमें से एक का चेहरा बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। अरे, क्या वो हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन शनाया शर्मा नहीं है? हालांकि लावण्या खुद खूबसूरत नहीं थी और उसकी दूसरों के साथ ज्यादा बनती भी नहीं थी, लेकिन वह अभी अच्छी तरह जानती थी कि शनाया शर्मा कौन है। आखिरकार वह लड़की उनके स्कूल की मशहूर ब्यूटी क्वीन थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, उसका फिगर बेहतरीन था। वह एक बहुत ही रसूखदार परिवार से थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, खेलों में भी आगे थी, और इन सब के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत ही मीठा और शर्मीला था। यही वजह थी कि उसके आसपास हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती थी। बहुत से लड़कों के लिए तो वह किसी देवी जैसी थी, और ऐसा भी माना जाता था कि उसका एक बहुत ही शानदार बॉयफ्रेंड भी है। इस बात ने लावण्या को अंदर ही अंदर बहुत जलन से भर दिया था, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता था और जिसे अभी अभी एक घटिया इंसान ने धोखा दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ उसकी मुलाकात शनाया शर्मा से हो जाएगी। क्या तुम उसे जानती हो? लावण्या ने यूं ही पूछ लिया। नहीं। निशा की आंखें थोड़ी सर्द हो गई, हालांकि उनके अंदर एक खामोश आग सी धधक रही थी। भला वह उसे कैसे नहीं जानती? अपनी पिछली जिंदगी में उसने जो दर्द झेला था, उसका 20% हिस्सा यश वर्मा की वजह से था, 10% उन गैर जिम्मेदार माता पिता के कारण था, और बाकी का बचा हुआ 70% दर्द सिर्फ और सिर्फ शनाया शर्मा की देन था। लावण्या ने निशा की आंखों में छिपे उस खौफनाक भाव पर ध्यान नहीं दिया और खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, हाँ,
तुम दोनों का सरनेम शर्मा जरूर है, लेकिन तुम शायद उसे नहीं जानती होगी। सिर्फ इसलिए कि उन दोनों का सरनेम शर्मा था, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच कोई आपसी रिश्ता भी होगा। शनाया शर्मा के बिल्कुल उलट, निशा के पास उसकी खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर कोई सिर्फ चेहरे की बात करे तो निशा शनाया शर्मा से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अरे, वहाँ क्या चल रहा है? अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए आगे बढ़ते हुए लावण्या ने पूछा, और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि वहाँ क्या हो रहा था। टैलेंट स्काउट। उसने गहरी हैरानी से देखा कि एक आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसे शनाया शर्मा के हाथों में थमा दिया। कमर्शियल स्ट्रीट पूरे व्यापार और हलचल का केंद्र थी। इसके आसपास कई बड़ी कंपनियां थी, जिनमें से कई एंटरटेनमेंट कंपनियां थी। यहाँ अक्सर बड़े इवेंट्स होते रहते थे और लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी। टैलेंट स्काउट्स अक्सर इस इलाके में मनोरंजन जगत से जुड़ने लायक खूबसूरत और होनहार युवाओं की तलाश में भटकते रहते थे। कुछ समय पहले पास के ही एक स्कूल के लड़के को एक स्काउट ने ढूंढ निकाला था और वह अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। भले ही वह बहुत ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन छात्रों के बीच रोमांच पैदा करने के लिए इतना ही काफी था। लावण्या सिंह इन गॉसिप्स से अच्छी तरह वाकिफ थी, और हालांकि उसने खुद कभी ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पकाए थे, लेकिन फिर भी उसे उन लोगों से जलन जरूर होती थी। और इस वक्त शनाया शर्मा के सामने खड़ा वह आदमी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि लोगों ने किसी टैलेंट स्काउट के बारे में बताया था। वह 2 कदम और उनके करीब गई ताकि उनकी बातचीत को और भी ज्यादा साफ साफ सुन सके। क्या आप सच में एक टैलेंट स्काउट है? शनाया शर्मा के बगल में खड़ी लड़की ने अचरज और शक भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, उस आदमी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मैं एसवाई एंटरटेनमेंट के टॉप मैनेजरों में से एक हूँ। मेरा नाम प्रशांत है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ मेरी कंपनी चलकर खुद देख सकती हो। बोलते बोलते उसने एक खास दिशा की तरफ इशारा किया। मुझे आप पर यकीन है, शनाया ने आखिरकार धीमे से कहा। मैं एसवाई एंटरटेनमेंट में किसी को जानती हूँ। बाकी दोनों लड़कियों ने उसे गहरी जलन और तारीफ भरी नजरों से देखा। वह सचमुच कितनी कमाल की थी। यहाँ तक कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी के लोगों से भी उसकी जान पहचान थी। शनाया के चेहरे पर एक बहुत ही शालीन और मीठी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह लोगों की इन तारीफ भरी नजरों और मिल रहे इस अटेंशन का पूरा मजा ले रही थी। सच में? प्रशांत ने अपनी हैरानी जताते हुए पूछा। किसे? भूमिका मेहरा को। तुम भूमिका मेहरा को जानती हो? प्रशांत कुछ और बोल पड़ा, उससे पहले ही वे दोनों लड़कियां खुशी से चीख पड़ी और एक साथ बोली, हे भगवान, तुम उन्हें जानती हो? भूमिका मेहरा एक मशहूर अभिनेत्री थी जो जल्द ही 40 साल की होने वाली थी, लेकिन अपनी बेहतरीन स्किन केयर दिनचर्या की बदौलत वह महज 30 के आसपास की ही लगती थी। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता भी काफी जबरदस्त थी। कुछ सालों पहले तक वह कई टीवी सीरियल्स की मुख्य अभिनेत्री रह चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया था और दोनों ही जगहों पर उन्हें शानदार कामयाबी मिली थी। वह पूरे देश के लोगों के लिए एक जानी मानी सेलिब्रिटी थी और बहुत से लोगों की नजरों में तो किसी देवी से कम नहीं थी। और तो और वह एसवाई एंटरटेनमेंट की सभी महिला कलाकारों की प्रमुख भी थी। वह मेरी एक आंटी लगती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। शनाया ने बहुत ही संयमित अंदाज में जवाब दिया, लेकिन वह अपनी आंखों के पीछे छलकती उस बेतहाशा खुशी और घमंड को नहीं छिपा पाई। प्रशांत भी हक्का बक्का रह गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी लड़की भूमिका मेहरा को जानती होगी। तुमने पहले कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? उसकी बाईं ओर खड़ी लिशा ने शिकायत करते हुए कहा। यहाँ तक कि हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें बात करने जैसा कुछ नहीं है। शनाया ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं हर किसी के पास जाकर ढिंढोरा तो नहीं पीट सकती कि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उफ, तुम तो सच में बहुत लो प्रोफाइल रहती हो, लिशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर मैं उनके जैसी किसी बड़ी सेलिब्रिटी को जानती होती तो मैं हर जगह और हर किसी के सामने इस बात की शेखी बघारती फिरती। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी दूसरी तरफ खड़ी तानिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे तो तुमसे इतनी जलन हो रही है। तुम सारे एग्जाम में टॉप करती हो, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम इतनी मशहूर सेलिब्रिटी को भी जानती हो। तुम जो भी करती हो उसमें सबसे अच्छी हो और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी कोई कामना कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी तो एकदम परफेक्ट है।
मैं तो सचमुच जलन से मरी जा रही हूँ। उनके चेहरों पर छलकती उस साफ जलन को देखकर शनाया अंदर ही अंदर बहुत खुश और तरोताजा महसूस कर रही है। लेकिन उसने उस सब को अपने मीठे शब्दों के पीछे छिपाते हुए कहा, अरे यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका बखान किया जाए। तुम दोनों भी यह बात किसी और को मत बताना। मुझे अपनी जिंदगी थोड़ी शांत और लो प्रोफाइल ही पसंद है। उफ, हम जानते हैं, दोनों ने लड़कियों वाले उस खास लहजे में कहा और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। प्रशांत एक सपाट चेहरे के साथ उन छोटी लड़कियों को आपस में शेखी बघारते और एक दूसरे की चापलूसी करते हुए देख रहा था। उनके अंदर थोड़ा बहुत घमंड और दिखावा होना ठीक था, जब तक कि वे अपनी हदें पार न करें। मिस, मुझे लगता है कि आप इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। हम लोग अभी ट्रेनीज की भर्ती कर रहे हैं, क्या आप इसमें दिलचस्पी लेंगी? ट्रेनी? भला हमारी शनाया को किसी भी तरह की ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? उसमें जितनी काबिलियत है वह तो अभी के अभी सीधा डेब्यू कर सकती है। लिशा ने पलटकर जवाब दिया। वह बिल्कुल सही कह रही है, तानिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हमारी शनाया तो पूरे स्कूल की शान है और इसकी खूबसूरती के अलावा इसके रिजल्ट्स भी एकदम टॉप क्लास होते हैं। और इसने पियानो में ग्रेड 10 भी किया हुआ है। अगर यह सीधे डेब्यू कर सकती है तो फिर इसे ट्रेनी बनाने का क्या मतलब? जब तानिया की यह बकबक खत्म हुई तब जाकर शनाया ने उसे चुप कराने के लिए हल्के से चिकोटी काटी। उफ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है? भला मैं ज्यादा कैसे बोल रही हूँ? हमारे स्कूल के लड़के तो तुम्हारे पीछे पागल है। हर सुबह हम ही तो तुम्हारा नाश्ता ठिकाने लगाते हैं, क्या तुम भूल गई? लिशा ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। हर सुबह शनाया की डेस्क उसके अनगिनत दीवानों द्वारा लाए गए तरह तरह के नाश्तों से भरी रहती थी। हालांकि उसने उन्हें कई बार मना किया था, लेकिन फिर भी बहुत से लड़कों ने हार नहीं मानी थी। आखिरकार वह सारा खाना किसी और के ही पेट में जाता था। खुद को फिट रखने के लिए शनाया ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन बाकी लड़कियों को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अच्छा ठीक है, अब यह सब कहना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। शनाया के गाल शर्म से लाल हो गए। हम यहाँ ट्रेनी वाले मामले पर बात कर रहे हैं, प्रशांत ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा। ट्रेनी होना तो बस शुरुआती दौर है, हर किसी को इसमें इतना ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ता। कुछ ट्रेनीज इतने होनहार होते हैं कि वे महज 2 हफ्तों में ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके डेब्यू कर लेते हैं। जो बात उसने नहीं बताई वह यह थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जहां आए दिन हुनरमंद लोग थोक के भाव में आते हैं, ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले लोग न के बराबर ही होते हैं। बिना लंबे समय के कड़े अभ्यास के भला कोई स्टेज पर इतनी आसानी, शांति और स्वाभाविक ग्रेस के साथ कैसे परफॉर्म कर सकता है? इंडस्ट्री की वह पुरानी कहावत, स्टेज पर 1 मिनट की शानदार परफॉर्मेंस के पीछे 10 साल की कड़ी मेहनत होती है, किसी भी लिहाज से कोई झूठ नहीं थी। तो फिर हमारी शनाया पक्का ऐसी एक होनहार टैलेंट साबित होगी जो महज 1 हफ्ते में डेब्यू कर लेगी। लिशा ने तुरंत शनाया की तारीफों के पुल बांधते हुए जवाब दिया। थोड़ी दूरी पर खड़ी लावण्या सिंह के होठ फड़फड़ाए। उसके चेहरे के भाव कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि वह जानती थी कि शनाया के पीछे हमेशा कुछ चमचियां घूमती रहती हैं, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि लिशा और तानिया अपनी दोस्त की इतनी ज्यादा और बेवकूफाना शेखी बघारेगी। 1 हफ्ते में डेब्यू? क्या उन्होंने एक पल के लिए भी शनाया की असली काबिलियत के बारे में सोचा था? सच कहा जाए तो शनाया काफी गुणी लड़की थी। वह खूबसूरत थी और उसमें टैलेंट भी था। हालांकि पेशेवर कलाकारों के सामने उसका वह टैलेंट कहीं टिक नहीं सकता था। आखिर किस चीज ने उन्हें इस तरह से लंबी लंबी हाँकने की हिम्मत दी थी? प्रशांत इन छोटी लड़कियों और उनकी इस बेवकूफाना चापलूसी को सुनकर एकदम शांत और अप्रभावित रहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने के बाद वह फैंस द्वारा अपने आइडल्स की चापलूसी करने और उन पर जान छिड़कने का आदी हो चुका था। वे अंधे फैंस अपने आइडल्स को जैसा चाहे वैसा बना सकते थे। एक मुर्दा चेहरे और बेजान आंखों वाले लुक को भी गंभीरता और आत्मविश्वास का नाम दे सकते थे। अगर ये छोटी लड़कियां उस स्तर तक पहुंचना चाहती थी तो उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। हम पक्के तौर पर तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में एक मशहूर सेलिब्रिटी बनने का पूरा टैलेंट है। अपनी सहेलियों की बातों से शनाया को उतनी खुशी नहीं हुई थी,
लेकिन प्रशांत की बातों ने उसे सचमुच रोमांचित कर दिया था। आखिरकार वह एक पेशेवर इंसान था, उसकी बातों का वजन कहीं ज्यादा था। उसने भूमिका मेहरा से यह भी सुना था कि प्रशांत सच में एसवाई एंटरटेनमेंट का एक टॉप क्लास मैनेजर है। उसके द्वारा इस तरह सराहे जाने पर उसे ऐसा लगा मानो उसे पंख लग गए हो। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हाँ शनाया, तुम पक्का यह कर सकते हो। अगर तुम एक दिन बहुत अमीर और मशहूर बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। उन दोनों ने शनाया की तरफ मुंह बनाते हुए उसे प्रोत्साहित भी किया और उससे विनती भी की, लेकिन इसके लिए मुझे अपने माता पिता से इजाजत लेनी होगी। शनाया ने हिचकिचाते हुए और खुद को थोड़ा रोकते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह जो भी चुनेगी उसके माता पिता उसका पूरा साथ देंगे, लेकिन उसे दुनिया के सामने एक शर्मीली और आज्ञाकारी लड़की का नाटक जो करना था। प्रशांत उसकी यह बात समझ गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, जब आप इस बारे में अच्छे से सोच ले और सब कुछ तय कर ले तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। जरूर, मैं ऐसा ही करूंगी। शनाया ने उसे भरोसा दिलाया। तो फिर अभी के लिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। प्रशांत जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी किसी चीज पर जाकर टिक गई। एक पल की भी देरी किए बिना उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाए और तेजी से एक लड़की की तरफ चला गया। उसने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं प्रशांत हूँ, एसओ एंटरटेनमेंट का मैनेजर। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको एक सेलिब्रिटी बनने में कोई दिलचस्पी है? प्रशांत का दिल उस खूबसूरत लड़की को देखकर जोरों से धड़कने लगा, जिसके चारों ओर एक बेहद शांत, आकर्षक और दमदार आभा थी। उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कई खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन यह लड़की उन सब में सबसे ऊपर रखी जा सकती थी। उसने इस वक्त चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती जरा भी छिप नहीं रही थी। अगर उसने थोड़ा सा भी मेकअप किया होता तो वो निश्चित रूप से किसी टीवी सीरियल की मुख्य और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री लगती। और सबसे बड़ी बात, वह खुद को किसी भी रूप में ढालने में माहिर लग रही थी। प्रशांत ने बहुत सी सुंदरियां देखी थी, लेकिन हर कोई कैमरे के लिए नहीं बना होता। हालांकि वह इस बात की पूरी गारंटी दे सकता था कि यह लड़की कैमरे पर बिल्कुल बेमिसाल लगेगी। भले ही वह छरहरी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी कमजोर या सुखी हुई नहीं थी। यही तो सबसे अहम बात थी। कई मशहूर अभिनेत्रियां सिर्फ ऐसा ही रूप पाने के लिए वजन कम करने की जी तोड़ कोशिशें करती थी। आखिरकार कैमरे पर इंसान का शरीर थोड़ा चौड़ा ही दिखाई देता है और इसकी जैसी शारीरिक बनावट कैमरे के लिए एकदम परफेक्ट थी। वह सिर्फ अपने उस चेहरे के दम पर ही ढेरों फैंस को अपनी ओर खींच सकती थी। एसवाई एंटरटेनमेंट के पास बहुत तजुर्बा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम हमारी कंपनी से जुड़ने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें एक सुपरस्टार बना सकते हैं। प्रशांत उसे अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए बहुत बेताब था, क्योंकि वह इस बार खास तौर पर कुछ बेहतरीन टैलेंट की तलाश में ही बाहर निकला था। एसवाई एंटरटेनमेंट के टॉप मैनेजर होने के नाते उसे खुद ये काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ समय पहले उसके अंडर काम करने वाली एक बी ग्रेड एक्ट्रेस, जिसे उसने अपनी मेहनत से ए लिस्टर बनाया था, किसी बहुत अमीर इंसान के जाल में फंसने के बाद उसे धोखा देकर चली गई थी। इस झटके ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और यही वजह थी कि उसने खुद बाहर निकलकर नए टैलेंट की तलाश करने का फैसला किया था। जब उसने शनाया शर्मा को पहली बार देखा था तो उसे लगा था कि वह काफी अच्छी है। हालांकि इस लड़की को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह तो शनाया से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन थी। उसने अभी से उसे निखारने और प्रमोट करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। सुपरस्टार, निशा शर्मा ने अपनी भौहें उठाते हुए और होठों पर एक सर्द सी मुस्कान लाते हुए पूछा। प्रशांत ने गहरी सांस ली। यह छोटी सी लड़की सचमुच असाधारण थी। उसकी उठी हुई भौहों ने उसके चारों ओर एक बिल्कुल ही अलग और बेहद आकर्षक आभा पैदा कर दी थी। वह अभी महज एक टीनेजर ही थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जादू था जो लोगों की नजरों को उस पार टिकाए रखने पर मजबूर कर देता था। यह सचमुच बहुत दुर्लभ था और सबसे बड़ी बात, उसकी खूबसूरती किसी आम दिखावटी या सस्ती लड़की जैसी नहीं थी। इसके बजाय उसके हाव भाव में एक ऐसा शाहीपन और रुतबा था जो लोगों को उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता। वह सचमुच एक अनमोल खजाना थी। वह पक्का पागल ही होगा
अगर वह हीरे के इस ऐसे टुकड़े को अपने हाथों से जाने दे जो तराशे जाने से पहले ही इतनी चमक बिखेर रहा था। हाँ, तुम पक्का एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बनोगी। अपनी जिंदगी में कई बड़े तूफानों और मुश्किल हालातों का सामना करने के बावजूद प्रशांत टैलेंट से भरे इस शानदार और होनहार पौधे को देखकर खुद को रोमांचित होने से नहीं रोक पाया। निशा शर्मा, लावण्या सिंह भी वापस आ चुकी थी और वह निशा शर्मा को एक गहरे अचरज और हैरानी से निहार रही थी। अब चूंकि उसने दोनों नज़ारे देख लिए थे, वह साफ समझ सकती थी कि प्रशांत ने शनाया शर्मा और निशा शर्मा के साथ कैसा अलग अलग बर्ताव किया था। जब वह पहले शनाया से मिला था तो उसने उसे बहुत ही शालीनता से न्योता दिया था, लेकिन कोई जोर नहीं डाला था। हालांकि जब बात निशा शर्मा की आई तो प्रशांत के चेहरे पर वो बेतहाशा खुशी और बेताबी साफ झलक रही थी। लावण्या अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। भले ही वह निशा शर्मा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक टैलेंट स्काउट द्वारा निशा को इतनी अहमियत और उत्साह के साथ पूछे जाने पर उसे भी गर्व महसूस हो रहा था। तुम्हारा नाम निशा शर्मा है ना? अगर तुम्हें कोई भी शक है तो तुम अभी मेरे साथ मेरी कंपनी चल सकती हो। मेरे साथियों के पास इस वक्त थोड़ा समय भी है, लावण्या ने मुंह बनाते हुए कहा। वह अभी आपके साथ नहीं जा सकती, हम लोग अभी खाली नहीं हैं। ओह सच में? प्रशांत की आवाज में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो तब आ जाना। अगर यह अभी आपकी कंपनी से छुड़ती है तो क्या इसे भी पहले ट्रेनी बनना पड़ेगा? लावण्या ने उसे पूछताछ जारी रखते हुए पूछा। हाँ, प्रशांत ने सिर हिलाया। हालांकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे शेड्यूल का इंतजाम कर दूंगा। तुम ट्रेनिंग लेने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी कर सकती हो। प्रशांत की इस बेताबी और ईमानदारी को देखते हुए निशा शर्मा मुस्कुराई और उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं इस शनिवार आपकी कंपनी जाऊंगी। शनिवार? बिल्कुल कोई बात नहीं। प्रशांत खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार वह उसे वहां आने के लिए राजी करने में कामयाब जो हो गया था। निशा शर्मा को प्रशांत के बारे में अच्छे से याद था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर मैनेजर था। वह अपनी शानदार काबिलियत के साथ साथ अपनी फूटी किस्मत के लिए भी जाना जाता था। उसने एक 20 साल की लड़की को ए लिस्ट सेलिब्रिटी बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की ने किसी बहुत अमीर इंसान को अपने जाल में फंसा लिया और उसके तुरंत बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसके बावजूद प्रशांत ने हार नहीं मानी और उसने शनाया शर्मा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके मार्गदर्शन में शनाया शर्मा बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन गई, जिसके पीछे हर कोई पागल था। हालांकि मशहूर होते ही शनाया शर्मा ने भी उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। उसे निकाले जाने की वजह यह बताई गई कि कुछ कलाकारों ने सामने आकर उस पर अपने ही टैलेंट्स का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जब यह बात पहली बार सामने आई तो वह एक ऐसा घटिया इंसान बन गया जिससे हर कोई नफरत करता था और उसे गालियां देता था। हालांकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया था, लेकिन उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुकी थी। जहां तक शनाया शर्मा की बात थी, उसे इस मामले से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसकी छवि एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार की बेटी की थी और उसके अपने टैलेंट के साथ साथ उसके परिवार की दौलत और ताकत को देखते हुए प्रशांत की उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी जनता ने शनाया के प्रति गहरी सहानुभूति जताई, क्योंकि वह एक समय ऐसे भेड़िए के इतने करीब जा रही थी। इसलिए प्रशांत के इस भारी मुसीबत में फंसने के बाद भी शनाया शर्मा की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। उस समय इंटरनेट पर कई दिनों तक शनाया के लिए हमारा दिल रोता है हैशटैग ट्रेंड करता रहा था। हालांकि निशा शर्मा को इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने प्रशांत के साथ काम किया था और वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह कितना काबिल, ईमानदार और नेक इंसान था। उसने कभी भी अपने कलाकारों को गलत रास्तों से शोहरत या काम हासिल करने के लिए मजबूर नहीं किया था। बदकिस्मती से ऐसे नेक और सच्चे मैनेजर को शनाया शर्मा ने बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। निशा के साथ हुए उस जानलेवा हादसे से बहुत पहले ही प्रशांत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़कर कहीं गायब हो चुका था। जब वह पहली बार प्रशांत से मिली थी तो निशा शर्मा के पास पहले से ही एक मैनेजर था, लेकिन उसका करियर कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उस वक्त प्रशांत ने एक गहरी आह भरते हुए पछतावे के साथ कहा था, अगर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा होता तो तुम बहुत पहले ही इस इंडस्ट्री की रानी बन चुकी होती।
उसके इन्हीं शब्दों की बदौलत ही निशा शर्मा इस पेचीदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाली सारी मुश्किलों का डटकर सामना कर पाई थी। उसे खुद को साबित जो करना था। हालांकि उसके तुरंत बाद ही प्रशांत मुसीबत में फंस गया था। अब जब वह इस बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि शायद शनाया शर्मा उस वक्त वही कहीं मौजूद होगी और उसने प्रशांत की वह बात सुन ली होगी। निशा के प्रति शनाया शर्मा की उस गहरी नफरत और दुश्मनी को देखते हुए यह बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था कि उसने अपना सारा गुस्सा प्रशांत पर निकाला हो। जैसे ही उसके दिमाग में यह ख्याल आया, निशा शर्मा ने प्रशांत की ओर देखकर एक और भी ज्यादा सच्ची और मीठी मुस्कान बिखेरी। आप बेफिक्र रहिए, मैं शनिवार को फ्री हूँ, इसलिए मैं वहाँ जरूर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया। कैसा रहेगा अगर हम अभी के लिए अपने फोन नंबर्स बदल ले? कोई बात नहीं, निशा ने अपना फोन निकालते हुए और उसका नंबर सेव करते हुए कहा। उसका नंबर पाने के बाद प्रशांत की मुस्कान और भी ज्यादा चमक उठी। तो फिर मैं शनिवार को तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? और तब जाकर प्रशांत वहां से गया। उसके चेहरे पर अभी भी वह चमकदार मुस्कान छाई हुई थी। निशा शर्मा, तुम तो सच में एक सेलिब्रिटी बनने वाले हो। लावण्या सिंह बहुत ही उत्साहित थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रशांत निशा शर्मा को इतनी ज्यादा अहमियत देगा। जब शनाया शर्मा ने कहा था कि वह इस बारे में सोचेगी तो प्रशांत बहुत आराम से मान गया था। उसने शनाया का नंबर तक नहीं मांगा था, हालांकि उसने खुद आगे बढ़कर निशा शर्मा का नंबर मांगा था। यह सचमुच जमीन और आसमान का फर्क था। हाँ, निशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मजाक करते हुए बोली, तो फिर मैं तुम्हारे लिए अपना ऑटोग्राफ साइन करके रखूंगी। हा 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 हा, एडवांस में शुक्रिया। लावण्या भी उसके साथ खुशी से हंसने लगी। यह सचमुच एक बहुत ही अद्भुत एहसास था जब आपके आसपास का ही कोई इंसान बहुत जल्द एक सेलिब्रिटी बनने वाला हो। ठीक उसी पल एक बेहद व्यंग्यात्मक और कड़वी आवाज ने उनकी उस खुशी के पलों को चीर दिया। क्या एक सेलिब्रिटी बनना इतना आसान है? यह बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे के दम पर तुम एक स्टार बन सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुंह के बल गिर पड़ो। वह सचमुच बहुत ही जलील करने वाला होगा। निशा शर्मा और लावण्या सिंह ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि लिशा अपनी भड़कती हुई आंखों से उन्हें घूर रही थी। जलन के मारे उसका चेहरा लगभग विकृत हो चुका था। प्रशांत के इस बर्ताव पर सिर्फ लावण्या सिंह की ही नजर नहीं पड़ी थी। शनाया शर्मा और उसकी सहेलियों ने भी यह पूरा नजारा अपनी आंखों से देखा था। भले ही शनाया शर्मा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह नफरत से भरी हुई थी और अपने दांत पीस रही थी। प्रशांत ने निशा शर्मा के लिए इतना भारी उत्साह दिखाया था, यहाँ तक कि खुद आगे बढ़कर उसका नंबर भी लिया था। जब शनाया ने इस बात की तुलना अपने प्रति उसकी बेरुखी से की तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके चेहरे को पैरों तले रौंद दिया हो। उन तीनों लड़कियों में लिशा वह पहली इंसान थी जिसने निशा शर्मा को पहचाना था। हैरानी का वह शुरुआती झटका कम होने के बाद उसकी आंखों में खून उतर आया। निशा शर्मा, जो आमतौर पर इतनी दयनीय, बेचारी और कमजोर लगती थी, उसे एक टैलेंट स्काउट ने खोज निकाला था और उसे एक स्टार बनाने का वादा कर रहा था। क्या यह कोई मजाक था? इसीलिए जब निशा ने उनकी तरफ देखा तो लिशा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए एक बेहद कड़वा और व्यंग्यात्मक ताना मारा। यह बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ एक प्यारा सा चेहरा होने की वजह से तुम एक स्टार बन सकती हो। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तुम्हारी किस्मत में यह लिखा भी है। अगर तुम मुंह के बल गिरी तो वह सच में बहुत भद्दा लगेगा। शनाया शर्मा की आंखों में चिंता की एक झूठी चमक दिखाई दी और उसने लिशा का हाथ खींचते हुए उसे ऐसी बातें कहने से रोकने का नाटक किया। हालांकि उसकी यह कोशिश बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि असल में वह खुद भी उन कड़वी बातों को बाहर आने से रोकना नहीं चाहती थी। खैर, वह बेहद खूबसूरत है और जब तुम इतनी खूबसूरत होती हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उन्हें हैरान करते हुए लावण्या सिंह बीच में बोल पड़ी। उसने उन तीनों की ओर एक मजाक उड़ाती और तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, अगर कुछ लोग खूबसूरत नहीं है तो इसमें भला किसकी गलती है? क्या तुम्हें जलन, नफरत और चिढ़ महसूस हो रही है? यह तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत ही बनाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सिर्फ जलन करने से तुम्हें यह सब हासिल नहीं हो जाएगा। तुम लावण्या की बातों ने लिशा को सचमुच बहुत भड़का दिया था। हालांकि स्कूल में लावण्या सिंह के खूंखार रुतबे को याद करके लिशा की उससे
सीधे तौर पर पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। कौन जानता था कि यह लड़की कब पागलपन पर उतर आए। हाँ, कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे कब हरी पत्तियां बन चुके हैं। लिशा अपनी जल्लाट में सिर्फ यही शब्द उगल पाई। निशा शर्मा पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, और जब लावण्या सिंह उसके बगल में आकर खड़ी हो गई तो वह जमीन आसमान का फर्क और भी ज्यादा उभर कर सामने आ गया। क्या तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही गुरूर नहीं है? निशा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और लिशा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम दोनों ही हरी पत्तियां हो, और वह भी पूरे 100 में से 100 नंबर पाने वाली हरी पत्तियां। तुम में ये बातें कहने की हिम्मत कहाँ से आई? निशा के मुंह से यह शब्द सुनते ही लिशा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे नंबर पाने वाली हरी पत्तियां? क्या वह सचमुच इतनी बदसूरत थी? शनाया शर्मा की मुस्कान भी एक पल के लिए झमसी गई। लिशा की शक्ल सूरत बहुत ही साधारण थी। लावण्या सिंह के मुकाबले उसका एक लौता फायदा बस इतना ही था कि वह बहुत पतली थी। लेकिन वह चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो, जब वह शनाया शर्मा के बगल में खड़ी होती थी तो वह महज ही एक हरी पत्ती बनकर ही रह जाती थी, जिसका काम सिर्फ मुख्य फूल को और खूबसूरत दिखाना था। कुछ लड़कियों के विचार सचमुच बहुत अच्छे होते हैं। कम से कम वे यह तो जानती हैं कि खुद को और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत दिखाने के लिए उन्हें कुछ हरी पत्तियों को ढूंढने की जरूरत है। निशा शर्मा ने तानिया को भी इस बहस में घसीटते हुए और सीधे शनाया शर्मा की आंखों में देखते हुए कहा। शनाया शर्मा की मुस्कान बुरी तरह गायब हो गई। हे क्लासमेट, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? निशा ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और एक बेहद मासूम सी मुस्कान के साथ बोली, क्या क्या मैंने कुछ कहा? लावण्या सिंह की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या मैंने अभी अभी कुछ कहा? हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? मुझे तो लगा जैसे कुछ कुत्तों ने पहले भौंकना शुरू कर दिया था। लावण्या बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसे किस तरफ खड़ा होना है। उसे निशा शर्मा का साथ देना ही था, कम से कम तब तक जब तक कि उसे यह न पता चल जाए कि कहीं निशा ने उसे धोखा तो नहीं दिया है। इसके अलावा वह उस नकली और दिखावटी शनाया शर्मा से कहीं ज्यादा निशा शर्मा को पसंद करती थी। कम से कम निशा दिखने में आंखों को सुकून तो देती थी। वे दोनों एक साथ बाहर निकली थी, इसलिए वो निशा को इस तरह किसी से दबने या बेइज्जत होने नहीं दे सकती थी। खुद को कुत्ता कहे जाने पर लिशा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, लेकिन लावण्या सिंह पर अपना गुस्सा निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने अपनी तोप का मुंह वापस निशा शर्मा की तरफ मोड़ दिया। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही होता है, लेकिन उनके अपने माता पिता तक उन्हें पसंद नहीं करते, तो फिर वे असल में कितने अच्छे हो सकते हैं? लिशा ने फुफकारते हुए कहा। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। ओह, उसके अपने ही माता पिता उसे पसंद नहीं करते? तानिया बीच में बोल पड़ी। उसका चेहरा झूठी और गहरी उत्सुकता से भरा हुआ था। निशा शर्मा के शांत चेहरे को देखकर लिशा का गुस्सा बुरी तरह बेकाबू हो गया। जिस इंसान के अपने माता पिता ही उसकी परवाह नहीं करते या उससे प्यार नहीं करते, वह इतना घमंड कैसे दिखा सकती है? तो क्या हुआ अगर उसका चेहरा खूबसूरत है? क्या उसमें टैलेंट है? क्या उसमें ताकत है? क्या वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दबाव और गंदगी को झेल सकती है? लिशा की उस जहरीली और शातिर मुस्कान से निशा शर्मा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। असल में वे दोनों एक दूसरे से एक खास रिश्ते से जुड़े हुए थे। लिशा के पिता निशा शर्मा के पिता की मौजूदा पत्नी के बड़े भाई थे, जिसका मतलब था कि संजय शर्मा लिशा के फूफा लगते थे। उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार संजय शर्मा की दूसरी शादी में देखा था। उस वक्त वे दोनों बहुत छोटी थी। हाई स्कूल तक उनके बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन लिशा ने शुरुआत से ही कभी निशा को पसंद नहीं किया था। अतीत में लिशा को लगता था कि निशा बहुत डरपोक है और उसे आसानी से दबाया जा सकता है। उसकी बुआ हमेशा निशा के वजूद से नफरत करती थी, इसलिए लिशा भी उससे नफरत करने लगी थी और उनके बीच एक और अनजाना सा रिश्ता भी था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशांत द्वारा निशा को इतनी अहमियत दिए जाने पर लिशा अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह जल भुन गई थी। कुछ लोगों को तो बचपन से ही उनके माता पिता एक बोझ समझते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जाए। तानिया ने हमें हाँ मिलाते हुए पूछा। बोझ? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिससे कोई पसंद नहीं करता, जिसे कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया गया हो। लिशा ने एक सातिर और जहरीली मुस्कान दिखाते हुए कहा। सच में
कचरे की तरह। बिल्कुल, उसे एक मनुष्य समझा जाता था। उसी की वजह से उसके माता पिता का तलाक हुआ था। बाप रे, एक मनुष्य। तानिया आग में घी डालने का काम कर रही थी ताकि लिशा निशा के बारे में और भी राज वो खोल सके। हाँ, वरना उसके माता पिता का तलाक ही क्यों होता। तलाक के बाद उन दोनों में से कोई भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। लिशा और तानिया एक दूसरे से बातें करती रही और निशा को ऐसे घूरती रही मानो वह सचमुच कोई कचरा हो। उनकी बातें सुनकर शनाया शर्मा का दिल घमंड से भर गया। भले ही प्रशांत ने निशा को अहमियत दी हो, लेकिन वह उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी। वे दोनों बिल्कुल अलग अलग स्तर पर थी। उसके माता पिता उससे नफरत करते हैं और उसे एक मनहूस माना जाता है। उसकी एक स्टार बनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लावण्या सिंह उनकी बातों से आग बबूला हो गई। ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? क्या निशा जैसी एक मासूम बच्ची किसी के तलाक को रोक सकती थी? लावण्या को अब तक निशा की जिंदगी की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वह उसके लिए तरस और हमदर्दी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाए, निशा ने उसे रोक दिया। लावण्या मुड़ी और थोड़ा कांपते हुए उसकी तरफ देखने लगी। निशा की नजरें बिल्कुल शांत थी, लेकिन वे किसी को भी अंदर तक सर्द करने के लिए काफी थी। यह देखकर कि निशा कुछ बोलने वाली है, लिशा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। निशा के होठों पर एक शातिर मुस्कान छा गई और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हमारे देश के बाल संरक्षण कानून की धारा के अनुसार किसी की कम उम्र, बीमार या लाचार नाबालिग को छोड़ देना परित्याग का अपराध है। ऐसा घिनौना अपराध करने वालों को अधिकतम 2 साल के कारावास की सजा दी जा सकती है। निशा के इन शब्दों को सुनकर लिशा की आंखें फटी की फटी रह गई और वह बुरी तरह घबराने लगी। उसके कहने का क्या मतलब हो सकता है? जब मैं 8 साल की थी तब मेरे माता पिता ने मुझे पालने से इनकार कर दिया था। अगर मैं उन पर केस कर दूं तो वे अभी जेल में चक्की पीस रहे होंगे। निशा की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे हमेशा लगता था कि चाहे जो भी हुआ हो, वे मेरे माता पिता हैं, इसलिए मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैं इतना बड़ा तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, लेकिन अब जब तुमने मुझे याद दिला ही दिया है तो मुझे उनसे अपने गुजारे पत्ते की मांग करनी चाहिए। किसने किसने तुम्हें याद दिलाया? तुम क्या बकवास कर रही हो? डर के मारे लिशा की आंखें फैल गई। उसे इन सब कानूनी पचड़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर निशा ने सचमुच ऐसा कर दिया तो लिशा की बुआ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक मुझे मनुष्य कहने की बात है तो बेहतर होगा कि मैं यह शब्द तुम्हें वापस लौटा दूं। निशा शर्मा के चेहरे पर मुस्कान ज्यों की त्यों बनी रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसे देखकर लिशा डर के मारे पीछे खिसक गई। उसके साथ साथ शनाया शर्मा और तानिया भी पीछे हट गई। पफ! बगल में खड़ी लावण्या सिंह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाई। जब शनाया शर्मा को आखिरकार होश आया तो वह गुस्से और जल्लाहट से भर उठी। वह निशा शर्मा से कैसे डर सकती थी? मनुष्य तुम हो। लिशा ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए और शर्म से लाल चेहरे के साथ उसे कोसा। तुम एक मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ? भला मैंने किस पर अपना मनुष्य साया डाला है? निशा ने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए पूछा। तुम्हारे माता पिता तलाक लेने के बाद ही अमीर बने थे, इससे पहले तुमने ही उनके लिए बदकिस्मती लाई थी। लिशा ने जोर से चिल्लाते हुए ऐलान किया। हालांकि निशा को उसकी बातों पर सिर्फ हंसी ही आई। तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। वह हंस पड़ी। वे तलाक के बाद इसलिए अमीर बने क्योंकि उनकी किस्मत में एक साथ रहना नहीं लिखा था। एक गरीब और छोटी सी बच्ची होने के नाते मेरे उनकी आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना? अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम मुझसे भी बड़ी मनुष्य नहीं हो? आखिरकार तुम्हारे माता पिता भी तो अभी तक अमीर नहीं बन पाए हैं। निशा की बातें सुनकर लावण्या जोर से हंस पड़ी। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी कहावत सुनी है। अगर माता पिता अमीर नहीं बन पाते तो इसका मतलब है कि बच्चा उनके लिए बदकिस्मती लाया है। इस हिसाब से तो रातों रात अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चे ही पैदा मत करो। पास से गुजर रहे अजनबी लोग भी ये बातें सुनकर हंस पड़े। इन लोगों ने तो इस बात पर बहुत गहरी रिसर्च की है। खैर, मैंने आज पक्का कुछ नया सीखा है। 20-22 साल की एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा, हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग हैं तो इसका मतलब है कि उनके सारे बच्चे मनुष्य होंगे। माफ करना, फिर तो मैं भी उन मनुष्यों में से ही एक हूँ। उसके बगल में खड़ी लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तमाशबीनों के इन तानों ने
लिशा को इतना ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था कि उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो गया। वह गुस्से और जिल्लत के मारे निशा शर्मा को ऐसे घूर रही थी मानो वह अभी आगे बढ़कर उसे कच्चा ही चबा जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा शर्मा इतनी हाजिर जवाब और तेज तर्रार कब से हो गई, क्योंकि पहले तो अगर कोई उसे डंडे से भी मारता तब भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी मनुष्य हो। तुम्हारा छोटा भाई पक्का तुम्हारे ही मनुष्य साय की वजह से इतना बीमार पड़ा होगा, है ना? निशा के इन शब्दों ने लिशा के पैरों तले जमीन खिसका दी और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसका भाई उससे 8 साल छोटा था और घर में सबका लाडला था। उसके छोटे भाई के जन्म के बाद उसके माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग उसे ज्यादा प्यार करने लगे थे और लिशा की अहमियत कम हो गई थी। कुछ सालों पहले जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो उसके छोटे भाई को बहुत तेज बुखार आ गया था। उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी और इसके बजाय वह खुद कहीं छिप गई थी। जब तक उसके माता पिता को इस बात का पता चला तब तक उसके भाई का बुखार इतना तेज हो चुका था कि उसके दिमाग को ऐसा नुकसान पहुंचा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। वह अब थोड़ा बहुत दिमागी रूप से कमजोर हो चुका था। यह एक ऐसा घिनौना राज था जिसे कोई नहीं जानता था। जब उसने निशा शर्मा को सबके सामने यह राज खोलते हुए सुना तो उसकी धड़कनें जैसे रुकी गई। तुम बकवास कर रही हो, वह गुस्से से गुर्राई। अगर यह सब बकवास थी तो अभी कुछ देर पहले तुम इतना डर क्यों गई थी? निशा की मुस्कान और भी ज्यादा मासूम हो गई। भले ही उसके शब्दों से जहर टपक रहा था। वह कहावत कैसे है, दिखने में खूंखार लेकिन अंदर से डरपोक। क्या यह वैसा ही कुछ नहीं है? लावण्या सिंह ने बीच में कहा। शनाया शर्मा और तानिया खुद को लिशा की ओर देखने से रोक नहीं पाई। वे सोच रही थी कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। लिशा घबराहट और गुस्से में जोर से चीखी। वह इतनी ज्यादा आग बबूला हो चुकी थी कि वह तुरंत निशा शर्मा की तरफ झपटी। हालांकि इससे पहले कि वह निशा तक पहुंच पाती लावण्या सिंह ने उसे बीच में ही रोक लिया। अपना हाथ हवा में घुमाते हुए लावण्या ने उसके गाल पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ चढ़ दिया। चटाक! वह साफ तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। लिशा के गाल पर तुरंत ही उसके हाथ की 5 उंगलियों के निशान छप गए और उस थप्पड़ के जोर से लड़खड़ाने के कारण वे निशान और भी ज्यादा गहरे होते चले गए। लिशा अपना गाल पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने इसे मारा कैसे? तानिया ने घबराहट भरी आवाज में उसे डांटते हुए कहा। अब यह मामला पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। क्या तुम अंधी हो? लावण्या ने अपना हाथ झाड़े और अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी नफरत साफ झलक रही थी। मैं यहीं खड़ी हूँ और तुम मेरे ही लोगों को दबाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया था? लावण्या सिंह के उस खूंखार और खौफनाक रूप ने आखिरकार उन्हें स्कूल में उसके रुतबे की याद दिला ही दी। ग्रीन वैली हाई स्कूल में भला लावण्या सिंह का नाम किसने नहीं सुना था? उसके सुंदर और नाजुक से नाम और उसके भारी भरकम मट्टे गट्टे शरीर के बीच का यह भारी अंतर इतना ज्यादा था कि किसी की भी नजर इस पर पड़ ही जाती। इसके अलावा उसका वह खूंखार और अड़ियल रवैया और उसका वह विवादित बैकग्राउंड, उसका नाम सुनकर ही लोग खौफ से कांपने लगते थे। तुम्हारी मेरे सामने ही मेरे लोगों को दबाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया था? लावण्या सिंह एक डरावने और खूंखार रूप के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसकी उस ताकत और आभा ने उन तीनों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। शनाया शर्मा ने लिशा को सहारा देकर खड़ा किया और धीरे से खांसते हुए बोली, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए हमें इन छोटी बातों की वजह से आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। लावण्या सिंह के ओठ फड़फड़ाए और वह खुद को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देने से नहीं रोक पाई। उसके चेहरे पर गहरी नफरत साफ झलक रही थी। शनाया शर्मा को लेकर उसकी राय अब बद से बदतर होती जा रही थी। पहले तो लावण्या सिर्फ शनाया की खूबसूरती की वजह से उसे नापसंद करती थी, लेकिन अब जब वह उसकी ये बातें सुन रही थी तो उसे वह और भी ज्यादा घिनौनी लगने लगी। जब वे उससे लड़ना नहीं चाहती थी तो वे सब क्लासमेट्स बन गई, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब लिशा इतनी घटिया बातें कह रही थी तब वह आगे नहीं आई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कितनी बड़ी पाखंडी है। वह बिल्कुल वैसे ही थी जिससे लोग सफेद कमल बाहर से मासूम अंदर से शातिर कहते हैं, है ना? ठीक है,
हमें कुछ और भी जरूरी काम है, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। निशा शर्मा आगे बढ़ी और उसने लावण्या सिंह का हाथ पकड़कर उसे खींचा और शनाया शर्मा उसकी दोनों सहेलियों की विपरीत दिशा में ले जाने लगी। भला हम यहाँ से क्यों जाए? लावण्या सिंह ने चिढ़ते हुए बहस की। ये चुड़ैलें इतनी घटिया है कि इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जब ये दूसरों को इतनी बुरी तरह कोस रही है तो हम सच्चाई जानकर भी चुप क्यों रहे? मैं इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं करूंगी। लावण्या को लगा कि निशा शर्मा सचमुच बहुत कमजोर है, जिसे कोई भी आसानी से दबा सकता है। अगर उनकी इतनी हिम्मत होती कि वे उसके मुंह पर ऐसी बातें कह पाती तो वह अब तक उन्हें कई थप्पड़ जड़ चुकी होती। बस करो। क्या बीच सड़क पर लोगों को पीटने में बहुत मजा आता है? निशा शर्मा ने बिना पीछे मुड़े चलते हुए पूछा। जब हम जानते ही है कि वे कितनी नीच और घटिया है तो उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम भी उन्हीं के स्तर तक नहीं गिर जाएंगे? लेकिन चलो भी। निशा शर्मा ने थोड़ा जोर लगाया और लावण्या को अपने साथ खींच ले गई। उन्हें अभी उन लोगों से निपटने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्द ही और भी ज्यादा दिलचस्प ड्रामे होने वाले थे। उन्होंने सच में हद पार कर दी। तानिया ने गुस्से में कहा। अगर लावण्या सिंह का वो खौफनाक रूप सामने न आया होता तो वह आगे बढ़कर निशा शर्मा को अच्छा सबक सिखाती। निशा और लावण्या को वहां से जाते हुए देखकर शनाया शर्मा खुद को अपने होंठ चबाने से नहीं रोक पाई। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जल रही थी। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन निशा शर्मा ने उसे अंदर तक खौफ ज़दा कर दिया था। उसकी खूबसूरती और उसका अंदाज दोनों ही शनाया के लिए खतरे की घंटी थे। तानिया ने निशा का हाथ पकड़ा और जल्लाहट से भरी आवाज में बोली, उन्होंने सच में बहुत बुरा किया। तुम्हें गालियां देने के बाद भी उन्होंने तुम्हें पीटा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिशा ने कसम खाते हुए कहा। वह भी नफरत की आग में जल रही थी। सच कहूँ तो हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यह सबसे अच्छा होगा कि हम उनके साथ अच्छे से रहें। शनाया शर्मा ने बहुत ही नरमी से उनसे कहा। अच्छे से रह से तुम्हारा क्या मतलब है? लिशा ने अपने चेहरे पर छपे थप्पड़ के निशानों को छूते हुए दांत पीसकर कहा। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह बदनाम किया है। जब तक मैं उनसे अपना बदला नहीं ले लेती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वह इतनी बुरी तरह भड़की हुई थी मानो शुरुआत में निशा शर्मा को मनुष्य कहने वाली कोई और ही हो। शनाया शर्मा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसने जल्द ही लिशा को मनाने का नाटक छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इस बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। चलो चलकर कुछ कपड़े खरीदते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ इस तरह घसीट कर लाए जाने पर लावण्या सिंह बहुत खपा थी और उसने पूछा, तुमने मुझे उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाने दिया? क्या उन्हें सबक सिखाना तुम्हारा वजन कम करने से ज्यादा जरूरी है? निशा शर्मा ने पलट कर पूछा और उसका हाथ पकड़े हुए ही आगे बढ़ती रही। दोनों ही जरूरी है। मेरे इतने तेज और गर्म मिजाज के साथ मैं ऐसी चुड़ैलों को कभी बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। लावण्या ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। लेकिन सच सच बताना, क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? निशा शर्मा की चाल बहुत ही शांत और बेपरवाह थी। उसके मुंह से निकलने वाली इतनी गहरी बातों के बावजूद उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वे फालतू और गैर जरूरी लोग भला मुझ पर क्या असर डाल सकते हैं?